तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिपक्वता के समय गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम नहीं होता है, बल्कि जब मैच्योरिटी होती है, यानी कि जब परिपक्वता आ जाती है उस समय तक 0.9 जो है ग्राम तक केजी तक यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी 900 ग्राम जो है वो इसका वज़न बढ़ जाता है। और नॉर्मल अगर बात करें कि नॉर्मल कितना ग्राम का गर्भाशय होता है, तो 50 से 80 ग्राम इसका जो है नॉर्मल वज़न होता है। लेकिन जब गर्भावस्था के दौरान इसका वज़न कितना बढ़ जाता है, 0.9 केजी, यानी 900 ग्राम तक वज़न इसका बढ़ जाता है। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 50 ग्राम तो ऐसे होता है और 900 ग्राम ऐसे बढ़ जाता है, तो 950 के लगभग में इसका क्या हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहे थे आप लोग कि इसका वज़न कितना एग्जैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 900 ग्राम 950 ग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा कि 950 ग्राम तक हो जाता है। और आकार बढ़ता है, ये तो सही बात है, गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। और मल्टीपेरा, यानी कि कोई भी लेडी जब एक बार गर्भ धारण कर ली, फिर दोबारा जब वो गर्भ धारण करेगी तो उसको हम लोग मल्टीपेरा कहेंगे। यानी कि एक बार से अधिक जो कोई भी लेडी अगर गर्भ धारण करती है तो उसको हम लोग मल्टीपेरा बोलेंगे। तो यही बोल रहा है, तो उस समय जो है उल्टी होती है। तो ये स्थिति ये सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसका जो है आकार गोलाकार हो जाता है 36वें सप्ताह पे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। तो यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है कि लक्षण कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्तन के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है बड़ा स्तंभ और गहरा रंजित निप्पल, और ऑप्शन नंबर सी है स्तन के स्राव का निचोड़ना जिनसे कभी स्तनपान नहीं कराया, और ऑप्शन नंबर डी है स्तन का पीलापन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण लक्षण पूछ रहा है कि लक्षण क्या है, तो यानी कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही है यही पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को सभी को पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर सही आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे आम और आदर्श पेल्विक क्या है। तो एंड्रॉयड है कि गाइनेकॉइड है कि पेलोइड है कि एंथोरोपोइड है, क्या है इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए। इसको जो है बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ाया गया है, तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट में। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए। तो लगभग सभी का इसका जो है आंसर सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गाइनेकॉइड पेल्विक जो होता है सबसे उसको आदर्श पेल्विक माना जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल कितनी वृद्धि होती है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी वृद्धि होती है यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 100 ml, ऑप्शन नंबर बी है 2000 ml, ऑप्शन नंबर सी है 150 यानी 1500 ml, और ऑप्शन नंबर डी है 500 ml। तो इसका राइट आंसर भी आप लोग इसको कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर,
आप लोग का ये जो है ज़्यादातर लोग का आंसर गलत आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 150 ml जो है वो ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, वह हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि इसका क्या हो जाएगा? FSH। FSH पूछ रहा है कि जो हार्मोन होता है वो क्यों आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, की थायरॉक्सिन, की LH। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन के हार्मोन जो होता है उस स्राव के लिए कौन जिम्मेवार होता है? FSH। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये FSH जो होता है वो हार्मोन को स्रावित कौन करता है? तो मस्तिष्क में जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको। उसी से जो होता है FSH हार्मोन स्रावित होता है। और ये FSH हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी में एग बनाने में और फिर ओव्यूलेशन में यानी अंडोत्सर्ग में एस्ट्रोजन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आखिर FSH जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि FSH जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। सही आंसर सबका आ रहा है। क्या आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हमारा FSH हार्मोन स्रावित होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए सबको समझ में आ गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पन्न के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना, यानी गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पन्न होता है तो वो पावर हाउस के रूप में कौन वाली संरचना है जो कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्पस ल्यूटियम, की नाल, की गर्भाशय, की स्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही आप लोग काट दीजिएगा। इसका जो है ये हार्मोन उत्पन्न करने में ये इसमें उतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 3 में से ही आप लोग ऑप्शन नंबर में से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाल। नाल हो जाएगा। बहुत लोग का ऑप्शन आ रहा था गर्भाशय यानी यूट्रस। तो यूट्रस नहीं होगा, नाल होगा। क्यों? क्योंकि ये नाल को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बिलिकल कॉर्ड। उसी से ज़्यादातर हार्मोन जो होता है ये नाल से ही स्रावित होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाल को आप लोगों को हम दिखाए फिगर में कहाँ होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HCG का प्रमुख जो होता है जैविक कार्य क्या है? HCG क्या है इस चीज़ को भी जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग ये बताइए कि ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है, कि मातृ थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कि स्तन के आकार में वृद्धि करता है, कि योनि की अतिवृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भावस्था के जब 6ठा सप्ताह हो जाता है उस समय कार्पस ल्यूटियम का
रख रखाव करता है। देखिए जो भी कार्पस ल्यूटियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो देखिए एचसीजी जो हार्मोन होता है वो सिर्फ जो है जो भी प्रेग्नेंट होती है उसी में ये जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एचसीजी का जो भी प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट किया जाता है तो एचसीजी हार्मोन होता है उसमें बढ़ा हुआ रहता है। तो इसी से हम लोग जब उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो इसी से हम लोग मानते हैं कि वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ये इसका काम एक और भी है और वो काम क्या है, कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। तो कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है, तो जो यूट्रस होता है, इस फिगर में आप लोग देखिए ये जो यूट्रस आप लोग को दिख रहा है इसी का जो आंतरिक दीवार होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो है मोटा हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान मोटा हो जाता है। अगर एग यहाँ से निकला और फिर यहाँ पे आया और इसको स्पर्म नहीं मिला तो यही कार्पस ल्यूटियम की दीवारें जो होती है वो जो है टूटती है और ब्लड के रूप में ये बाहर निकल जाती है। लेकिन कोई अगर लेडी जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो इसकी दीवारें मोटी हो जाती है और फिर जो है आगे का काम होता है। तो उसका जो कार्पस ल्यूटियम होता है तो उसी का रख रखाव कौन काम करता है, तो एचसीजी काम करता है। ये जो है आप लोग को अगला जो भी चैप्टर आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट कीजिए, ताकि अगला जो भी क्वेश्चन है हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कमेंट कीजिए। चलिए सब लोग को समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन का काम क्या है। तो ह्यूमन यानी कि इसका जो है शॉर्ट नाम क्या होता है, GARH। तो इसका जो होता है यही होता है शॉर्ट नाम। तो इसी का कार्य पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन। देखिए अभी आप लोग को थ्योरी नहीं पढ़ाया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऑब्जेक्टिव में आगे जो भी चैप्टर आएगा तो इसमें ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे यही जानिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान 6 सप्ताह पर कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। कि ऑप्शन नंबर बी है, यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। कि ऑप्शन नंबर सी है, दूध का उत्सर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ए एवं बी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका जो है आप लोग ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। तो यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन का इसका जो है शॉर्ट नाम क्या होता है, GnRH। ठीक है, यही होता है, GnRH होता है। ये जो है यहाँ पे ए नहीं N होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, GnRH होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन। यदि इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य हो जाएगा, ये जो होता है कार्पस ल्यूटियम का, ये भी रख रखाव करता है और फिर HCH हार्मोन भी रख रखाव करता है। ठीक है, अकेले का कोई सी का काम नहीं होता है, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं और फिर जो होता है टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग। देखिए GnRH और फिर ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिक होता है, ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसका मेल और फीमेल दोनों में कार्य जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो होता है वो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। तो इसीलिए इसके बारे में और आगे जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी हम लोगों का आएगा चैप्टर। तो फिर चलिए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए कि ह्यूमन गोनोडोट्रोफिन का
यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, तो ये हमारा दोनों कार्य जो होता है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करना। यानी कि जो भी भ्रूण होगा अगर वो पुरुष होगा यानी मेल होगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्तेजित करना किसका कार्य होता है, GnRH का काम होता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है, यानी कि ब्लड में HCG का अधिकतम मान बताना है कि कब पहुंच जाता है, कब होता है HCG का मान अधिकतम। गर्भावस्था के 10 से 30 दिन, गर्भावस्था के 60 से 70 दिन, गर्भावस्था के 4 से 6 महीना की गर्भावस्था के 4 से 5 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें से चारों में से बताइए कि क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 से 70 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये हम लोग को याद रखना है कि गर्भावस्था के 60 से 70 दिन, यानी इसको हम लोग महीना में बोलेंगे तो 2 महीना लगभग हम लोग याद करेंगे कि 2 महीना में लगभग हमारा HCG का मान जो होता है वो हमारा अधिकतम हो जाएगा। आज जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़ा हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का उच्चतर चाप विकार है। जब भी हम लोग अगला क्वेश्चन जब चैप्टर आते जाएगा ना, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को क्लियर होते चला जाएगा। ये सारा क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए, इसलिए कराना पड़ रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्लेम्सिया, ऑप्शन नंबर बी है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरमेसिस ग्रेविडम और ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक गर्भावस्था। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक्लेम्सिया, एक होता है एक्लेम्सिया और एक होता है प्री एक्लेम्सिया। तो देखिए, प्री मतलब क्या होता है पहले, और एक्लेम्सिया यानी पहले क्या होगा प्री एक्लेम्सिया, तब हो जाएगा हमारा एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, केवल एक्लेम्सिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था का यानी कि गर्भावस्था में जब हमारा जो होता है बीपी वो हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा कि वो लेडी एक्लेम्सिया है, यानी वो लेडी एक्लेम्सिया की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी उसको हम लोग बोलेंगे उसको एक्लेम्सिया है। यानी कि बीपी हम जब भी हाई हो जाएगा, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्लेम्सिया है। और फिर एक होता है प्री एक्लेम्सिया, और इसमें जो होता है एक्लेम्सिया में बीपी हाई के साथ साथ जो होता है वो पैरों में सूजन भी हो जाता है। लेकिन प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया में केवल बीपी हाई होता है, वही बीपी अगर हाई के साथ साथ पैरों में सूजन या फिर बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाता है तो वो हमारा एक्लेम्सिया में चला जाता है। यानी प्री एक्लेम्सिया में क्या हो जाएगा, हमारा केवल बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी हाई के साथ साथ सूजन अगर आ गया तो वो एक्लेम्सिया की कैटेगरी में हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, समझ में आ गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अतिवृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है HCG, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर गलत है, यहाँ पे पहले बी होगा, यहाँ पहले उसके बाद सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वही स्तन की नलिकाओं को प्रसार करने में मदद करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि गर्भकालीन आयु की गणना कैसे की जाती है, यानी कब की जाती है, कब से की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन कि आखिरी माहवारी का 14वां दिन। तो इसका सभी लोग आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आखिरी माहवारी का पहला जो दिन होता है उसी से गर्भकालीन की आयु की गणना की जाती है। आखिरी माहवारी का पहला दिन, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का जो होता है नरम होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैकमियर का लक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ओस्डियर का लक्षण, ऑप्शन नंबर सी है गुडेल का लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है हैंगर का लक्षण। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुडेल का लक्षण। जब गर्भावस्था की ग्रीवा हो जाती है, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, यानी सर्विक्स जब वो सॉफ्ट हो जाती है यानी नरम हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो इस साइन को हम लोग गुडेल का साइन बोलते हैं। ठीक है, और जैकमियर का लक्षण किसे बोलेंगे, तो जैकमियर का लक्षण जो होता है योनि का जो श्लेष्म में होता है, यानी कि योनि में जो भी लिक्विड टाइप का जो एक पदार्थ होता है तो वो जो होता है काला गहरा नीला रंग का हो जाता है, तो इसी को हम लोग जैकमियर लक्षण बोलेंगे। अगर यहाँ पे दिया है ओसिंडर लक्षण, तो ओसिंडर लक्षण किसे बोलेंगे, जब देखिए 8 सप्ताह पे जो वेजाइना होता है, वेजाइना होती है, यानी कि वेजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि। ठीक है, योनि की जो स्पंदन दर होती है वो 8 सप्ताह पे वृद्धि हो जाती है, यानी स्पंदन दर वृद्धि जो हो जाती है तो उसी को हम लोग ओसिएंडर लक्षण बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये जितना भी लक्षण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है हैंगर का लक्षण। तो हैंगर का लक्षण किसे बोलेंगे, जब देखिए गर्भाशय का ऊपरी आधा भाग जो होता है निचले भाग की तुलना में आकार का बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे हैंगर का लक्षण। यानी कि जो भी गर्भाशय वाला हिस्सा होता है इसका जो है आधा भाग निचले भाग की ये तुलना में जो होता है ये बड़ा हो जाता है आकार में, इसी को हम लोग हैंगर का साइन बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो भी लक्षण वाला होता है ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो ये आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा, इसमें से आंसर ज़रूर आप लोग का सही आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी अभी हम बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन गर्भ जो है नहीं है, यानी गर्भावस्था के दौरान कौन सा जो संकेत होता है वो लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चैडविक का लक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ब्रुडजिन्सी का लक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी है हैंगर का लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है गोडेल का लक्षण। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ब्रुडजिन्सी का लक्षण जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान नहीं होता। तो आखिर ब्रुडजिन्सी का लक्षण होता है वो क्या होता है, तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये ब्रुडजिन्स्की का जो साइन होता है, जब भी कोई ये बच्चा में नहीं होता है ये बड़ों में भी होता है, तो उसको जब लेटाया जाता है और लेटा के जब उसको गर्दन को हम लोग ऊपर उठाएंगे तो इसका पैर जो होता है ये वाला पैर, तो ये ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही जो होता है ये पैर भी उठ जाता है, सिर के साथ साथ इसका पैर भी उठ जाता है। तो ये हमारा साइन क्या कहलाता है, ब्रुडजिन्स्की का साइन। तो ये एक जो होता है बीमारी होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संकेत जो होता है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गर्भावस्था परीक्षण जो होता है वो नहीं है।
तो एलिजा परीक्षण की बेनेडिक्ट परीक्षण की रेडियो इम्यूनो की फ्लोरो इम्यूने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादातर लोग का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बेनेडिक्ट का जो परीक्षण होता है वो गर्भावस्था के लिए नहीं होता है, बल्कि इस टेस्ट से जो होता है बेनेडिक्ट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि यूरिन में जो होता है, यूरिन में शर्करा का हम लोग मात्रा जान सके कि कितनी मात्रा है, इसके लिए किया जाता है। और बाकी ये सब जो टेस्ट होता है गर्भावस्था परीक्षण में किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दूसरी तिमाही का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है क्विकनिंग, ऑप्शन नंबर बी है फंडल ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति, और ऑप्शन नंबर सी है मोंटगोमरी का। देखिए आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा हम पूछ लेंगे, सिर्फ वहीं पे कमेंट कीजिए। फिलहाल अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भ्रूण के दिल की आवाज़ का पता लगाना। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी फंडल की ऊंचाई सुनिश्चित जो नहीं होती है, यानी कि जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जाता है तो उसकी फंडल की ऊंचाई जो होती है वो बढ़ते जाती है। चूँकि ये अभी दूसरा तिमाही है, तिमाही यानी कि ट्राइमेस्टर कितना होता है, यहाँ पे आप लोग नाम देखिए तिमाही, यानी तिमाही होता है यानी 3 माह होता है। फर्स्ट तिमाही और दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। तो जो पहला तिमाही होता है वो 0 से 12 सप्ताह होता है, और जो दूसरा तिमाही होता है वो होता है 13 से 28 सप्ताह तक, और तीसरा तिमाही होता है वो 29 से 40 सप्ताह तक होता है। इस चीज़ को आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बताइए। तो ये क्विकनिंग और ये सारा चीज़ जो है ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। क्विकनिंग ये होती है कि जो बच्चा होता है वो नीचे आ जाता है, तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सांस लेने में आसानी फील होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्विकनिंग। और भ्रूण की दिल की आवाज़ तो पता लगा ही सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और आप लोगों को जो है कमेंट में बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि फिर से देखिए तिमाही में ये होता है, तिमाही 3 होता है, 1, 2 और 3। तो पहला तिमाही कब से कब तक बोलेंगे, 0 से 12 सप्ताह, और दूसरा होता है 13 से 28 सप्ताह तक, और तीसरा होता है 29 से 40। पूरा 40 सप्ताह को हम लोग बोलेंगे तिमाही। तो ये तीनों तिमाही आप लोग याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि पहला तिमाही कब से कब तक होता है, दूसरा तिमाही कब से कब तक होता है, और तीसरा तिमाही कब से कब तक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण की स्थिति। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। 22 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण की प्रस्तुति। फिलहाल आप लोग यही जान लीजिए, क्योंकि इसको डिटेल में बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो भी अगला चैप्टर आएगा ना, तो ये सारा कुछ उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, भ्रूण की प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रूण की विभिन्न अंगों का आपस में संबंध क्या कहलाता है। भ्रूण का जो विभिन्न यानी जितना सारा अंग होता है उसको आपस में संबंध में क्या बोलेंगे, आपस में उसको सबको क्या बोलेंगे, लाई बोलेंगे कि भ्रूण की प्रस्तुति, कि भ्रूण का एटीट्यूड, कि भ्रूण की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण की एटीट्यूड।
और 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर, पूरा टोटल 30 क्वेश्चन है। अभी 24 नंबर देख लेते हैं कि मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई क्या है। लॉन्गिट्यूड की आड़ा, तिरछा और स्थिर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूड जो होता है वो भ्रूण का सबसे, लाई मतलब कि क्या हो जाएगा, लाई जो भी हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग यही समझिए, लाई मतलब कि स्थिति। तो वो कौन सी स्थिति है जो भ्रूण का सबसे सामान्य है, लॉन्गिट्यूड की आड़ा, तिरछा और स्थिर। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे यही जानिए कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सबसे सामान्य लाई होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी जो हो यही सेम क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विस्तारित, ऑप्शन नंबर बी है मोड़, सी है कुछ समय बढ़ाया गया और कुछ समय फ्लेक्सेड किया गया, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च विस्तारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोड़, यानी जो भी भ्रूण होता है उसकी सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या होता है, मोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। एक महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चा को जन्म नहीं दिया है तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नलीपेरा, न्यूलीग्रेडा, मल्टीपेरा कि परपूरा। इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से ए, बी, सी कि डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नुल्लीपेरा। तो यहाँ पे नल्लीपेरा भी लिखता है, नल्लीपेरा होगा। तो ये हमारा जब भी कोई महिला होती है वो गर्भवती हो गई है लेकिन जीवित बच्चा को जन्म नहीं दी है तो उसको नल्लीपुरा बोलेंगे। लेकिन जो भी अगर जीवित बच्चा को जन्म दे देगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपेरा बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है वो क्या कहलाएगी। प्रीमीपेरा कि मल्टीपेरा कि नुलीग्रेविडा कि प्रीमीग्रेविडा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए कि क्या बोलेंगे। कि जब कोई जो महिला होती है उसने एक बच्चा को ही जन्म दिया है तो उसको क्या बोलेंगे। सही आंसर आप लोग का सही आ रहा है पेरा। और जो एक बच्चे को जन्म दी है उसको पेरा, और जो भी एक भी बच्चे को नहीं, जीवित बच्चा को जन्म नहीं दी है तो उसको नीलीग्रेविडा और नुलीग्रेविडा, और जो भी एक से अधिक बच्चे को जन्म देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपेरा। यानी जीवित बच्चे को जन्म देगी तभी बोलेंगे हम लोग, एक बच्चे को, जीवित बच्चे को जन्म देगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीमीपेरा। लेकिन एक से अधिक जीवित बच्चे को जन्म देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपेरा। लेकिन जीवित बच्चे को जन्म नहीं दी है यानी गर्भावस्था धारण की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नुलीग्रेविडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारा जो होता है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, यानी प्रसव पूर्व सलाह क्या देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि माँ को प्रतिदिन 300 कैलोरी जो होता है वो अतिरिक्त लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कि माता को प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड की गोली खाना चाहिए टेटनस ऑक्साइड की टीकाकरण के लिए। इसमें से आप लोग आंसर दीजिए कि आप लोग जो होता है आप लोग क्या सलाह दीजिएगा प्रसव पूर्व। आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइए कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व सलाह जो होता है वो कौन सा जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही का आंसर। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसको जो होता है प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड लेना चाहिए, टेटनस ऑक्साइड का टीका भी लेना चाहिए, और जो भी वो प्रतिदिन जितना कैलोरी एक नॉर्मल जो होता है इंसान होता है उससे 300 ग्राम अधिक उसको बोलना चाहिए कि उसको अतिरिक्त कैलोरी लेना चाहिए, और उसको उतना ज़रूरी होता है। प्लस में और क्या क्या उसको सलाह देंगे, प्लस में उसको कैल्शियम के लिए भी सलाह देंगे, और जो भी वो पोषण ले रही है वो जो होता है वो
हेल्दी होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रसव पूर्व सलाह देंगे। तो चलिए, आज का क्लास जो होता है वो ख़त्म हो गया, और अगला जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ये अभी हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े थे, इसीलिए उतना ज़्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको थ्योरी पढ़ लेंगे ना, फिर ये आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कितना इजी लगेगा। सब क्वेश्चन आप लोग को आता रहेगा, सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। तो चलिए, थैंक यू।